अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। और हालांकि वैलेंटाइंस डे कल है, प्यार मोहब्बत की बातें तो कई दिनों से हो रही हैं। Tell me, do you love me? If you love me, then I love you too. हमने काफ़ी लव देखी। अभी हाल में ही कुछ मेरे ख्याल 1 घंटा पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें अगर आप लेफ़्ट टू राइट देखें तो सादिक संजरानी साहब बैठे हैं, उनके साथ शहबाज शरीफ साहब, फिर चौधरी शुजात साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। और बड़ी मफामती किस्म की बातें हो रही हैं कि मुल्क बड़े एक नाजुक मोड़ में है, अगेन से गुजर रहा है एज यूजुअल, और हमें सब साथ मिलकर इन मसलों से निपटना है। बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब ने तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंस को भी ऑफ़र की है कि आप भी शायद आके हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। जाहिर है कि ये तकरीबन नामुमकिन ही है। तकरीबन नामुमकिन नहीं, इसकी तो तस्दीक हो चुकी है। वो पहले से ही हो चुकी जो है। जेल से पैगाम जारी हुआ है उसमें जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि चोरी शुदा वोटों से हुकूमत कायम करने के नताइज ख़राब निकलेंगे। दिन दिहाड़े डाका ना सिर्फ अवामी एतमाद की तौहीन बल्कि मुल्की मईशत को भी जवाल की गहराइयों में धकेल देगी। PMLN, PPP और MQM समेत जो भी जमातें इस डाका जनी में शरीक हैं उनसे बातचीत नहीं हो सकती। तो वही है, मतलब होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी एक मीटिंग हुई है जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें ये आई कि उस वक्त ये इंडिकेशन आ रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हम इस हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहेंगे बल्कि हम इशू टू इशू, मतलब अगर अगर नून लीग कह रही है आई लव यू, डू यू लव मी, तो उन्होंने कहा कि यार लाइक तक बात, जैसे राजीव गांधी ने चंद्रशेखर की हुकूमत को बाहर से सपोर्ट किया था, तो इशू टू इशू लाइक कर सकते हैं, हम वजारतें नहीं लेंगे। अच्छा, उस वक्त ये समझ में आ रही थी बात कि वजारतें लेने का मतलब है कि फिर आप गालियां भी खाएंगे आवाम की, तो बेहतर हो शायद कि और अगर जाहिर है कि कोई ऑफिशियल लिस्ट ऑफ डिमांड्स तो सामने नहीं आई। हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो चाहेंगे कि प्रेसिडेंसी आसिफ अली जरदारी साहब, उनके वालिद साहब को मिले। अच्छा, गैर हतमी गैर सरकारी अफवाहें जाहिर है ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ कुछ चीफ मिनिस्टरशिप्स का भी मुतालबा किया गया है और गवर्नरशिप्स, शायद स्पीकर और शायद सेनेट चेयरमैन। अच्छा, अगर जहेज की पूरी लिस्ट है जी, जहेज की पूरी लिस्ट है, निकाह नहीं करना। हाँ, वलीमे का खाना भी कबूल है, अक्सर बहुत लजीज होता है। इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि अगर इन गैर हतमी गैर सरकारी अफवाहों में कुछ दम है तो बड़ी इंटरेस्टिंग चाल है, क्योंकि ये वो ओहदे हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस कहते हैं ना, गवर्नर्स। इन्हें गालियां भी नहीं पड़ती और अगर हुकूमत किसी तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए या असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो ये ओहदे डिसॉल्व नहीं होते। ये दीज आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। और पलट के पीपल्स पार्टी ये भी कह सकती हमने तो बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वजीर आजम का बात ही नहीं सुनते, हमारी बात ही नहीं सुनते, कपड़े धुले रहेंगे। हाँ, और हम इशू टू इशू सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी जाहिर है कि देखें, कोई बात फाइनल नहीं होती जब तक फाइनल होती है, ये अभी बारगेनिंग चल रही है। अच्छा, लेकिन इस गेम में पीटीआई भी पीछे नहीं है। आज पार्टी के जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है हसन साहब, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आगे के रद्द अमल पर भी कुछ बात की। हमारी 2 पार्टीज़ के साथ उन्होंने अप्रूवल की है। सेंटर में और पंजाब में हम MWM के साथ कोalition बनाएंगे, सेंटर और पंजाब में, और KP में रिजर्व्ड सीट्स के लिए हम जमात इस्लामी के साथ कोalition बनाएंगे। जी, अच्छा, अब जमात इस्लामी के साथ कोलिशन बनाएंगे, रिजर्व्ड सीट्स का भी आपको पता है। इसका मतलब है कि KP में ये जमात इस्लामी में शामिल होंगे और मुत्तहिदा जो वो है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उसके लिए मरकज में शामिल होंगे। लग ऐसे ही रहा है। लेकिन अब अगेन एक जो बहुत बड़ा सवाल है वो है रिजर्व्ड सीट्स का, राइट, कि ये मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ये बड़ी टेक्निकल गेम है, टेक्निकलिटीज़ में मेरा ख्याल है आप और हम नहीं थोड़े से कमज़ोर हैं। लेकिन 10 फरवरी को इन्हीं रऊफ हसन साहब से ये सवाल पूछा गया था
अबाउट रिजर्व्ड सीट्स। और अगर आपको याद हो तो हमारी डॉन की इलेक्शन ट्रांसमिशन में भी ये एक सवाल एक आया था। लेकिन पहले सुन लीजिए कि 10 फरवरी को रऊफ हसन साहब ने MWM के साथ मिलकर रिजर्व्ड सीट लेने की पॉसिबिलिटी पर क्या कहा था। ये अच्छा क्लेम कर रहे हैं कि MWM ने चूंकि पहले कोई दरख्वास्त नहीं दी होगी तो हम शामिल भी हो जाएं तो हमें सीट नहीं मिलेगी, यही कह रहे हैं ना। मुझे याद पड़ता है कि 2018 में जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप जीती थी और उसकी 4 सीटें थी तो 4 पे 1 रिजर्व सीट उसे खातून की मिल गई थी, हालांकि उसने अप्लाई शायद उस वक्त नहीं किया था। ऐसा शायद ऐसा ही था, शायद ऐसा ही है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, मूड पे डिपेंड मूड पे डिपेंड करता है। मूड की बात की तो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं 2 मेहमान जिनसे मेरा ख्याल है हम तीनों बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल, वैलेंटाइंस डे की मुनासबत से हम बात कर रहे हैं और ये है मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब और जिब्रान नासिर साहब। मुस्तफ़ा, एक तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सॉरी कि इतनी हमारी लंबी बातें आपको सुननी पड़ी। ये पहले से ये रिजर्व्ड सीट की जो मसला है ये हमारी समझ में नहीं है। ये आप थोड़ा सा हमें समझा सकते हैं कि अगर PTI मिलती है MWM के साथ बिलखसूस तो क्या एग्जैक्ट फायदा मिलता है इस चीज का। जी, हर जमात को कौमी असम्बली में जितनी वो सीटें नेशनल असम्बली के इलेक्शंस में हासिल करती है उसके एक मुतनासिब रेशो के साथ उसको ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। अब चूंकि PTI एक जमात के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकी, उसके तमाम कैंडिडेट्स आज़ाद हैसियत में थे, तो इसलिए उसके लिए ये नशिस्तें हासिल करना अब तकरीबन नामुमकिन है। तो ये रास्ता उन्होंने चुना है कि किसी एक जमात में शामिल हुआ जाए जिसके नतीजे में ये मखसूस नशिस्तें मिल सके। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अगर वो जमात में शामिल होने की बजाय यही मामला अदालतों में दोबारा एजिटेट करते हैं कि हमारे पास हम पाकिस्तान की इस वक्त इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा अक्सरियती जमात उभर कर सामने आए हैं और ये हमारा हक बनता है कि हमें उस रेशो के हिसाब से ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें मिलें, तो एक बहुत जानदार उनका केस था और अदालतें माइल होती उनको ये नशिस्तें लौटाने में। लेकिन उन्होंने ये रास्ता चुना है और अब इसमें लेकिन तसव्वुर ये किया जाएगा कि ये तमाम जो मेंबरान हैं ये अब मजलिस वहदत मुस्लिमीन के हैं और हमें 63A की जो इंटरप्रिटेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने कर रखी है उसको भी जहन में रखना चाहिए। ये एक ज़ाती अंडरस्टैंडिंग हो सकती है इमरान खान साहब के दरमियान और जो जमात वहदतुल मुस्लिमीन के जो सरबराह है उनके दरमियान, क्योंकि उनकी मुलाकात के बारे में हमने अखबारात में पढ़ा, मीडिया में सुना कि वो चंद रोज पहले अडयाला जेल में जाकर उनसे मिले, तो वो एक ज़ाती अंडरस्टैंडिंग तो हो सकती है। लेकिन कानूनी नज़र ये मेंबरान जो हैं अब मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मेंबरान तस्वुर किए जाएंगे। अच्छा, इसमें एक और अजीब सिनेरियो फिर सामने आ सकता है, मुमकिन आप, और पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त, तो इसलिए मैं इसको भी आपको सामने पेश करने वाला हूँ कि अगर ऐसा होता है और ये MWM के मेंबरान ही समझे जाते हैं और फिर PTI अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा के दोबारा पार्टी बन जाती है, तो क्या ये वापस भी जा सकेंगे या फिर उन पे क्या फ्लोर लागू होगा? देखिए, उस सूरत हाल में जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है और गालिबन एक्ट के अंदर भी ये दिया गया है कि एक शख्स बैक वक्त 2 जमातों का मेंबर नहीं हो सकता। तो अब उसकी जाहिर बात है जब वहदत के वो मेंबर्स बन चुके होंगे तो उसके बाद उन्हें वहां से रिजाइन करना पड़ेगा। फिर उनका जो रेजिग्नेशन है वो क्या एक्सेप्टेबल स्पीकर के पास मामला जाएगा, फिर स्पीकर साहब उसके ऊपर जब वो दूसरी जमात में किसी में शामिल होते हैं तो उसके ऊपर क्या मौकफ रखते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशन आपने दुरुस्त कहा, ये उस वक्त खड़ी हो सकती है। अच्छा, ये जबरान से भी मैं इसी ये चूंकि लीगल और आईनी नुक्ता है, मैं जबरान की राय भी लेना चाहता हूँ कि जैसे मुस्तफ़ा नवाज ने कहा कि सीधी सीधा मसला तो ये होता है कि आप अदालत उज़्मा के सामने जाएं, उनसे कहें जी हम कलअदम नहीं करार पाए
हम अब भी जो हैं लीगल पार्टी हैं पाकिस्तान की, तो हमारे साथ जो है इंसाफ किया जाए, ये रास्ता ठीक होता, या ये जो भूल भुलैया वाला रास्ता है ये इख्तियार करने से उसको कोई पीटीआई को फ़ायदा हो सकता है? जबरान। तो शुक्रिया जी मधु करने के लिए। मेरे ख्याल में 3 एस्पेक्ट हैं जिसको हमें मुलाहिज़ा करना है और उस पर गौर करना है। एक है लीगल एस्पेक्ट, एक है पावर एस्पेक्ट और एक है पॉलिटिकल एस्पेक्ट। अगर मैं लीगल एस्पेक्ट की बात करूं तो हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बताया गया कि भाई अगर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराएंगे और उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं दिया जाएगा कि ना सिर्फ वो ये देख सके कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही हुआ कि गलत हुआ, और जब ये करार पा जाए कि गलत हुआ उनके नज़दीक तो वह आपसे सिंबल भी ले सकें, तो ये डेटरेंस है। और अगर ये डेटरेंस नहीं होगी तो कभी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होगा। मगर डेटरेंस में ये कब शामिल किया गया कि आपसे आपकी रिजर्व सीट की कैपेसिटी ले ली जाएगी और आपको एक परवर्जन पे और एक मैनिपुलेशन पे मजबूर किया जाएगा कि आप कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें, कोई और आइडेंटिटी जो है वो अपनाएं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तस्वुर में भी नहीं आई थी। तो मैं यहाँ तक मुस्तफा नवाज साहब के मौक़िफ़ से एग्री करता हूँ कि लीगली ये ऑप्शन इख्तियार करना चाहिए पीटीआई को कि वो जाके ये बात एजिटेट करें कि जी हम अभी भी ईसीपी के साथ एक रजिस्टर्ड पार्टी हैं, हमारी वो शनाख्त अपनी जगह है, और उस बेसिस के ऊपर ना सिर्फ हमें उस पार्टी का मेंबर का कहते हैं तस्वुर किया जाए, बिकॉज जब ये किसी और पार्टी के अंदर शामिल होंगे या उसकी आइडेंटिटी इख्तियार करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो इनकी एग्जिस्टिंग मेंबरशिप है पीटीआई की वो इनको ख़त्म करनी पड़ेगी। तो एक तो ये लीगल एस्पेक्ट हो गया। दूसरा पावर एस्पेक्ट है। पावर एस्पेक्ट ये कि जी इस वक्त बताया जा रहा है कि अगर ये शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे जमात इस्लामी में या MWM में तो इनको रिजर्व सीटें नहीं मिलेंगी। मेरे ख्याल में ये एस्पेक्ट बहुत शॉर्ट टर्म है। आप इस शॉर्ट टर्म एस्पेक्ट में जा रहे हैं, चूँकि इस वक्त जो ये हुकूमत बनी है जिसके बारे में ऑलरेडी कहा जा रहा है कि कोई लव रिलेशनशिप नहीं है, ये हॉस्टेज रिलेशनशिप है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के साथ करने जा रहे हैं। एक वैसे ही अनस्टेबल रिलेशनशिप चलना है। उसके नतीजे में आप एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए अगर आप रिजर्व सीटें हासिल कर भी लें नेशनल असम्बली में तो फिर भी इनकी अलायंस की वजह से आपने तो अपोजिशन में रहना है, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ मच टू गेन। आप फिर भी एक अपोजिशन में रहते हुए वो कानून साजी नहीं कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है पॉलिटिकल एस्पेक्ट कि इस शॉर्ट टर्म गेन के लिए मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी कॉस्ट कहीं पीटीआई पे ना कर दे अपने कैंडिडेट्स की और अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी डाइल्यूट करके। देखिए आज तो आप ये कह सकते हैं कि फ़लाना हिमायत याफ्ता उम्मीदवार पीटीआई का अब MWM का रुकन हो गया है और शायद ये आप बात एक हफ्ते तक करते रहें, मगर उसके बाद जब आपके शो के अंदर कोई उम्मीदवार आएगा, कोई मेंबर आएगा, तो आप उसका इतना लंबा तारुफ तो नहीं कराने वाले कि पीटीआई के आज़ाद हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो कि अब MWM के रुकन है। यकीनी तौर पर वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी शनाख्त जो है वो MWM या जमात इस्लामी बन जाएगी, और फिर ये भी सवाल आएगा कि इनकी वाबस्तगी आप जमात इस्लामी के साथ या MWM के साथ हैं और लॉयल्टीज़ वहाँ पे लाई करती हैं, चूँकि उनकी लीडरशिप का भी एक इंडिपेंडेंट माइंड है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी डाइल्यूट करेंगे। अगेन दिस इज़ ऑल ट्रिगर्ड बाय दैट डिसीजन ऑफ द सिंबल, और इसका जो बुनियादी जड़ है वो कोई मेन लेजिस्लेशन या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है, वो एक रूल है। एक रूल 94 है ECP रूल्स 2017 का, जिसके तहत ये एक्सप्लेनेशन दी गई है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ नोटिफाइंग कि किसी भी रुकन को अगर आपने नोटिफाई करना है कि वो पार्लियामेंट का रुकन हो गया है और उसकी वाबस्तगी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जाहिर करनी है, तो हम उसी को पॉलिटिकल पार्टी तस्वुर करेंगे जिसके पास सिंबल हो। तो आपने तो उस पर्पज़ के लिए पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी तस्वुर करने से इनकार कर दिया, मगर इस रूल की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में चैलेंज होनी चाहिए एंड पीटीआई शुड होल्ड देयर ग्राउंड। बट अगेन पार्टी ने अपने फैसले करने हैं, पार्टी ने अपनी क़यादत की सुननी है, हम एक राय दे सकते हैं। जी अच्छा मुस्तफा साहब, अभी आपने देखा आज भुट्टो ने भी बात की कि हम हुकूमत में शामिल नहीं होना चाह रहे। अभी हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब के बाद बैठे हुए हैं और कोई जाहिर है कि कोई कॉन्क्रीट बात नहीं हुई, लेकिन आप इनसाइडर भी रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। क्या इस वक्त सिर्फ बारगेनिंग चल रही है या आपका ख्याल है कि कुछ डिसीजन या कोई पावर शेयरिंग अग्रीमेंट अभी से बन गई है? देखिए, हम भी इस हकीकत से वाकिफ हैं कि पावर शेयरिंग एग्रीमेंट इन जमातों का आपस में बनाने का इख्तियार कितना है। जिनके पास ये इख्तियार था उन्होंने ये फैसला कर दिया है और इन जमातों को साथ बिठा दिया है। और अब ये बिलावल साहब की ख्वाहिश ये ज़रूर है कि मुस्लिम लीग नून से दूर रहा जाए, उनके फैसलों का असर इन पर ना आए, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। पब्लिक की नज़रों में ये एक तस्वुर किए जाएंगे, भले ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे आईनी ओहदों तक अपने आप को महदूद रखें, लेकिन अवाम की नज़रों में एक तस्वुर किए जाएंगे। फिर आगे उसके अलावा कई और मराइल भी आएंगे, जिस तरह बजट का पास होना या मुख्तलिफ और कानून साजियाँ। तो उसमें जिन लोगों ने आज इनको इकट्ठा बिठाया है
वो फिर इंश्योर करेंगे कि हुकूमत को किसी वोटिंग के मामले में या बजट के पास होने में कोई सुबकी ना उठानी पड़े। तो ये लोगों के जहनों में इबाम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। सिर्फ एक चीज जो मेरे ख्याल से सारी सूरत हाल में बड़ी तवज्जो तलब है, वो ये है कि वजारत उज़्मा पीपल्स पार्टी भी उसको एक कांटों का ताज समझती है। शायद उनके ख्याल में ये असम्बलियां कुछ लंबा अरसा चल नहीं पाएंगी, और मुस्लिम लीग नून का जो मैंडेट है उसके ऊपर इतना बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। ये जो नताइज इस तरीके से सामने आए हैं कि वो ये समझते हैं कि उनके साथ बैठना उसकी एक सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी, एक पॉलिटिकल कॉस्ट होगी, और मुस्लिम लीग नून से जितनी दूरी रखी जाए तो वो शायद सियासी कीमत कम अदा करनी पड़ेगी। तो ये एक बैकग्राउंड है। उसमें ये कोशिश जरूर की है इन्होंने कि ये तासुर पैदा हो कि हम इनके साथ हैं और नहीं भी हैं, लेकिन अवाम की नज़रों में साथ तस्वुर किए जाएंगे और एक मेरे ख्याल में सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी अल्टीमेटली इस फैसले की कीमत अदा करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, एंड विल कैरी ऑन सेशन, विल गेट बैक। वेलकम बैक। एक जानिब हुकूमत साजी की कोशिशें हो रही हैं और अगले 24 या 48 घंटे में वो तस्वीर भी वाज़ेह हो जाएगी कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर का मुझे नहीं पता, कोयटा में जो है क्या सूरत हाल उभर रही है अगर जहाँ तक हुकूमत साजी का है। दूसरी तरफ एक पाकिस्तान वो है जो हड़ताल और एहतजाज पे लगा हुआ है। आज कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में शटर डाउन हड़ताल हुई मुबैना धांधली के ख़िलाफ़, और कल जो है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस उनके जो सरबराह हैं पीर साहब फगारा ने, उन्होंने एक जो है अपने दिल की बातें की बड़े खुल के, और 16 फरवरी को उन्होंने ऐलान किया कि परसों के हैदराबाद बाईपास पे जो है हम एहतजाजी धरना कर रहे हैं। पीर साहब फगारा की अहमियत बहरहाल है, सियासी तौर पे उनका एक वेट है, रूहानी तौर पे भी है। तो गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए उन्होंने अपना एक ज़ाती तजर्बा बयान किया। यहाँ नाम लेना मैं पसंद भी नहीं करूँगा, क्योंकि हर इदारे में कुछ आपके खैर खा भी होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ आपके अगेंस्ट होते हैं। एक किसी दोस्त ने मुझे आज से 2-2.5 महीने पहले कहा था कि आप जीडीए ख़त्म कर दें। मैं कहा जीडीए मैं किस तरह ख़त्म कर सकता हूँ? लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, कहा कि भाई जीडीए ख़त्म करो तो आप अपनी फंक्शनल के उस पर लड़ो, तो 2-3 एमएनए और बाकी एमपी आपको मिल जाएंगे। मैं कहा जीडीए तो नहीं ख़त्म कर सकता, जो जिन लोगों को जीडीए से जाना था वो चले गए, अब जो रुके हुए हैं मुझ पर भरोसा करके रुके हुए। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर आया कि भाई तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें एडवाइस कर रहे हैं, तुम जीडीए ख़त्म करो, जरदारी साहब के साथ अलायंस कर लो, अपनी सीटें निकाल लो, जीडीए को भूल जाओ। मैंने कहा यार बात सुनो, मेरी कमिटमेंट है, मैं ये धोखा नहीं दे सकता। कहा तो फिर सुन लो, जीडीए के सामने 0 लिखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, बाकी पार्टियों के सामने? तो कहा कि एमक्यूएम के सामने 15+ लिखा हुआ है। मैंने कहा 15+ क्या मतलब? कहा कि भाई एमक्यूएम का पीओएस पार्टी से तो झगड़ा है नहीं, एमक्यूएम का है पीटीआई से झगड़ा, तो इसलिए एमक्यूएम को 15+ लिखा हुआ है। आप लोगों को एक भी एमएनए नहीं उठाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो आप हारने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा हाँ, इज्जत से हारने के लिए तैयार हैं। तो अब लोग कह रहे हैं आरओ ने ये किया, डीआरओ ने ये किया, ये नहीं, इस तरह नहीं हुआ है। ये सब कुछ 3 महीने पहले ही डिसाइड हो गया था, कहाँ डिसाइड हुआ, कैसे हुआ, और ये एंटी स्टेट इलेक्शन हुआ है। जिन लोगों ने भी ये करवाया है उनको ये सोचना चाहिए कि ये इलेक्शन एक गंद करवा दिया है, और ये इलेक्शन चलेगा कैसे आगे। ये पीर पगाड़ा की बात बहरहाल वज़न है। उससे पहले हम कल भी लश्करी रईसानी और बाकी लोगों के रिएक्शन दे चुके हैं। जबरान नासिर का मैंने एक देखा था वीडियो पैगाम की, जिसमें उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं कामयाब नहीं हो सका, मैं भी एक कैंडिडेट था, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि मेरे हल्के से जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जीता है।
जबरान नासिर साहब, आप भी इसी तरह के जख्म खुर्द हैं। अब कराची की बात तो 2 आज़ाद उम्मीदवारों का जिक्र करना चाहूँगा। कौमी असम्बली के आज़ाद उम्मीदवार निसार पावर और उनके बेटे सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मोहसिन पावर, जो 9 जनवरी के अब तक हफ्स बेजा में हैं, गायब हैं। वो वीडियो के उनको उनके घर से जो है पुलिस के एहलकार उठा के ले गए और अब उनका पता नहीं, और पूरी इलेक्शन कैंपेन हफ्स बेजा में उनको गुजारा गया। तो ये एक सिम्टम है, ये एक चीज़ आपके सामने रखना ज़रूरी है, चूँकि मीडिया ने इस तरह से बात नहीं की, और उनका ख़ानदान और तमाम तर लोग, और ये सवालिया निशान इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी, कि कैसे आपने ये चीज़ होने दी और इसका जायज़ा नहीं लिया, इस पर गौर नहीं किया। अब मज़ीद जब आप बात कर रहे हैं ज़ख्मों के हवाले से, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, आपने जो भी ये पावर पॉलिटिक्स नेशनल लेवल पे करनी होती है, इसकी प्राइस कराची ही नहीं क्यों पे करनी है। कराची में इस वक्त मेरी मालूमात के मुताबिक 15 से ही ज़ायद उम्मीदवार हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक वो जीते हैं। अवाम ने निकल के उनको वोट किया है, उनको मुंतखब किया है, मगर किसी दूसरे उम्मीदवार को, जिसका नंबर ये भी नहीं कि दूसरा था, चौथा या पांचवा था, जिसमें बेशतर की तादाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से है, उनको जता दिया गया है। तो आप इस शहर के ऊपर एक तरीके से मुसल्लत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि माजी के अंदर MQM मकबूल नहीं रही या उन्होंने वोट नहीं लिया, मगर हमारा हर इलेक्शन के हवाले से जो ट्रेंड होता है वोटिंग को, उसको देखते हुए, और ख़ास तौर पे अगर मैं खुद इसका हिस्सा था तो मुझे भी नज़र आ रहा था कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। तो अगर एक पार्टी को, या अगर एक पार्टी की हिमायत याफ्ता, इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को अवाम ने निकल के वोट किया, वो चाहे कल को अच्छे कानून साज, कानूनदान साबित हों या बुरे साबित हों, वो कराची के लिए कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, उसका बोझ भी, उसकी ओनरशिप भी तो फिर कराची का वोटर और कराची की अवाम ही लेगी ना। मगर ऐसी क़यादत की या ऐसी नुमाइंदगी की ओनरशिप कैसे ली जाए जिसके लिए आपने वोट नहीं किया और उन्होंने कराची की खिदमत करनी है अपेरेंटली, और कराची के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। लेकिन आपने सिंध हाई कोर्ट में जो 40 से ज़ायद उम्मीदवारों को आपने एक पैनल बना के जो दरखास्तें दायर की थी इस बेकायदगी के खिलाफ, तो हाई कोर्ट ने तो सारी इलेक्शन कमीशन को भेज दी कि जी 22 फरवरी तक इन दरखास्तों का आप फैसला कर लें, और ECB कह रहा है कि उसने शिकायत सेल भी कायम कर दिया है। तो अब तो मसला हल हो गया ना। देखिए, मसला तो हल बिल्कुल हो जाना चाहिए था, मगर सवाल ECB के हवाले से यूँ उठता है कि 11 फरवरी को शुएब शाहीन साहब को स्टे ऑर्डर मिलता है। स्टे ऑर्डर जो मैंने देखा, ऑर्डर तो लिखा था सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, जो कि चेयरमैन है ECB के, और 11 फरवरी को ही तारिक फजल चौधरी साहब का नोटिफिकेशन निकल आता है कि वो रिटर्न कैंडिडेट हैं। तो इलेक्शन कमीशन ये आपकी आवाम के लिए समझना ज़रूरी है कि इलेक्शन के मरहले को जब तक कंप्लीट नहीं किया जाता, यानी कि जब तक रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाता, तो दायरा कार जो है वो इलेक्शन कमीशन का होता है कंप्लेंट्स को देखने का, और जब नोटिफिकेशन निकल जाए तो मामला ट्रिब्यूनल की तरफ चला जाता है जहाँ पर एक तफसीली ट्रायल होता है। मगर हमारी शिकायत ये थी कि 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को जब इन उम्मीदवारों ने अपनी शिकायतें जमा कराई इलेक्शन कमीशन के अंदर, तो 9 गुजर गई, 10 गुजर गई, 11 गुजर गई, कोई जवाब नहीं आया, कोई इनको समाअत का मौका नहीं दिया गया। तो 12 फरवरी को हम मजबूरन हाई कोर्ट गए, और ये सिंध हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर के तहत यकीनी बनाया कि अब हमारी पिटिशंस को ऐसे तस्वर किया जाए कि जैसे कंप्लेंट्स हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, और अब हमें कम से कम सुनवाई तो मिलेगी। तो मगर जिस तरह से इस तरीके को लेके जाया जा रहा है, प्रोसीडिंग्स को लेके जाया जा रहा है, और अपने स्टे ऑर्डर होने के बावजूद नोटिफिकेशंस निकाले जा रहे हैं, एक सवालिया निशान तो पहले भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर था, और अपने दाग धोने के बजाय मजीद बदनुमा हो रहा है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, एक वक्फा ले लेते हैं, वी विल कंटिन्यू आफ्टर दैट। प्रोग्राम में वापस खुश आमदीद। हमारे साथ हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर और जबरान नासिर। बात हम कर रहे हैं इलेक्शन के बाद के जो हालात हैं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन की भी आज इंडिकेशन सामने आ गई है। मुस्तफ़ा नवाज साहब, मैं आपसे ये थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस किस्म का ये इलेक्शन हुआ, पिछले 4-5 दिन से जो शिकायतें आ रही हैं, लोग ट्राइब्यूनल्स में जा रहे हैं, हाई कोर्ट्स में जा रहे हैं, बलूचिस्तान में पूरे मुजाहरे चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ अभी लगता है कि तकरीबन एक रविश सी बन गई है कि जो लोग इस किस्म के इलेक्शन कराते हैं, जिसमें इतनी इंजीनियरिंग होती है, सब कुछ होती है, फिर उन्हें ये पता होता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको एक्सेप्ट कर लेंगी, ये सब पार्लियामेंट में भी आ जाएंगे, पावर शेयरिंग भी हो जाएगी। तो इस दफा भी जितना ये टेंटेड इलेक्शन हमने विटनेस किया, दुनिया ने विटनेस किया, इंटरनेशनली भी इस पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह की गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो गई और हमें आज जो सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी है, उसके बाद आपको लगता है कि ये टेंटेड इलेक्शन जो है ये भी एक समझे कि नया नॉर्मल बन जाएगा, इसको एक्सेप्ट करके फिर हम आगे चल पड़ेंगे? जी, आगे तो हम चलने का एक सफर, उसकी इब्तिदा आज आपने देख ही ली है, जहाँ पर जमातों ने मिलकर, मुख्तलिफ जमातों ने एक इत्तेहाद की सूरत में सामने आए हैं और उन्होंने हुकूमत बनाने का अज़िया भी दिया है और आपस में ओहदों की बंदर बांट भी की है।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान जहां पर खड़ा है, पाकिस्तान को सियासी बहरान ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि हम माशी इस्तेहकाम लेकर आ सकें, और हमारी मईशत मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम को बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। हमने जो आज बीज बोए हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने बीज बोए हैं, आज पूरे मुल्क में अगर लोग सरापा एहतजाज हैं, बलूचिस्तान स्टैंड स्टिल पर है जी। तो ये इतनी जल्दी बहरान ख़त्म होगा तो नहीं। इमरान खान साहब 2018 के RTS के पीरियड के बाद जब हुकूमत में आए तो वो 3 साल बहरान का सामना ही करते रहे। तो जो हुकूमत होगी उसको बहरान का सामना करना पड़ेगा, वो मईशत के ऊपर तवज्जो नहीं दे पाएगी, अपने सर्वाइवल के चक्कर में लगी रहेगी। और फिर जिस हुकूमत के पास इखलाकी अथॉरिटी ना हो, जिसके खिलाफ इतना बड़ा वाज़ेह फैसला दिया गया हो, लोगों के पास सबूत मौजूद हो फॉर्म 45 की सूरत में, चाहे वो अपन पंजाब हो, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो, जहाँ पर इतने बड़े सवालात इलेक्शन पे खड़े हो, वहाँ पे इखलाकी अथॉरिटी भी नहीं होगी। तो बगैर मॉरल अथॉरिटी के जो रेडिकल रिफॉर्म्स पाकिस्तान को चाहिए, जिनकी अशद ज़रूरत है, वो हुकूमत वो करने की भी पोजीशन में नहीं होगी और फिर उन्हें माना भी नहीं जाएगा। तो हुकूमत अल्टीमेटली जिन जमातों के लोग रातों रात जिताए गए हैं, उनके पास वो फ्रीडम भी नहीं होगी काम करने की। और मेरे ख्याल से इसको हम PDM 2.0 तो कह ही रहे हैं, लेकिन साथ ये हाइब्रिड प्लस भी होगी, कि जिसमें जमातों के जो सरबराहान हैं या जो मेंबरान हैं, जिन्हें पता है कि उन्हें रात के अंधेरे में जिताया गया है, तो वो कोई बात करने की या कोई स्पेस वापस लेने की जरा बराबर भी जुर्रत नहीं दिखा सकेंगे। और इलेक्शनों से पहले कुछ हमारे दोस्तों का मीडिया में और कुछ सियासतदानों का भी ये ख्याल था कि हुकूमत बाद इलेक्शंस होने के बाद अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ, तो शायद कोई स्पेस वापस आए। लेकिन जो सिविलियन स्पेस है, अनफॉर्चुनेटली वो भी मुझे मजीद रिसीड होती हुई नजर आ रही है। मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत जब बरतरफ हुई तो उसके बाद अदालत ने कहा जी आपके साथ नाजायज़ हुआ है, लेकिन चूंकि आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है इसलिए हम आपकी हुकूमत को बहाल नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही 90s में भी होता रहा, एक को रिस्टोर कर दिया, दूसरे की हुकूमत सेम ग्राउंड्स पे गई, उसे रिस्टोर नहीं किया, इसलिए कि ग्राउंड रियलिटीज़ है। देखिए बड़ा मसला ये कि अगर एक मुतनाज़ा कोई सिचुएशन है, उसमें आप अगर नई रियलिटीज़ खड़ी कर दें रातों रात, तो उसके बाद फिर आप ये जवाब देते हैं अजी अब तो हो गया, अब क्या करें। तो उसमें फिर वो लोग कहते हैं अच्छा यार ठीक है। 2018 में 7 जमातों ने कहा धांधली हुई है और ये रिग्ड इलेक्शन है, हाईजैक्ड इलेक्शन है। उसके बाद वो जमहूरियत के वसीतर मफाद में उसी कौमी असम्बली का हिस्सा बन गए। अब भी यही हो जाएगा सर। जी जिब्रान, देखिए एक अनस्टेबल माहौल के अंदर अगर एक रिग्ड इलेक्शन हो या मुतनाज़ा इलेक्शन हो तो वो मज़ीद अनरेस्ट को ही जन्म देगा और उसी को ट्रिगर करेगा। और अगर ऐसे माहौल में एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और एक फेयर इलेक्शन हो और आवाम को ये लगे कि जिनके लिए वो बाहर निकले हैं और जिनको वोट डाला है वही मुंतखब हुए हैं, वही जो इलेक्शन करा रहा है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है उसके मफादी में ना हो, उसकी गेम बिल्कुल परफेक्ट हो, ये तो आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं नहीं, क्योंकि ये एक हीलिंग टच साबित हो सकता था मुल्क के लिए। और वो जो बात हो रही है कि मुश्किल फैसले आगे लेने हैं तो वो कलेक्टिव गुडविल ऑफ द पीपल के साथ लिए जाएं तो ही बेहतर है। मगर अगर आपने ये गेम ऑफ थ्रोन्स ही चलाए रखना है और आपने पीपल्स जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एक दूसरे के ये गले के ऊपर जो कहते हैं ना एट जस्ट थ्रोट ही रखना है, और ये आपने जोड़ तोड़ बनाना है कि 2-2.5 साल इनका पलड़ा भारी होगा, 2-2.5 साल आपका पलड़ा भारी होगा, तो यकीनी तौर पे जो पावर कांस्टेंट है इस मुल्क का, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो तो महफूज रहेगा। बट आप रिस्क के ऊपर क्या डाल रहे हैं? रिस्क पे जमहूर भी जा रहा है, रिस्क पे जमहूरियत भी जा रही है, रिस्क पे आवाम की गुडविल इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को लेके जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी जा रही है, और इसकी इवेंचुअल कॉस्ट जो है वो सिविलियन नुमाइंदे या जो सिविलियन स्पेस को डोमिनेट करने का दावा करते हैं वही दे रहे हैं। आखिर में देखिए बाकियों के पास तो मॉरल अथॉरिटी है, उनके पास पावर वाली अथॉरिटी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक मॉरल अथॉरिटी है, पार्लियामान के पास ही मॉरल अथॉरिटी है, तो सियासतदानों के पास ही मॉरल अथॉरिटी होती है। दूसरी तरफ तो एक पूरी फौज है, दूसरी तरफ तो एक ऑर्डर है, वो तो असर्ट करते हैं अपनी पावर एक्चुअल मीन्स के अंदर।
तो उनका तो कुछ नहीं जाता उस हवाले से अगर ये म्यूजिकल चेयर्स लगा रहता है और अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, मगर इस माशरे के इसके चलते हुए निज़ाम के अंदर लोग आखिर में मायूस हो जाएंगे डेमोक्रेसी से और जमहूरियत से। और ये जो नुकसान हो रहा है इसकी जिम्मेदारी उन तमाम लोगों पे जाएगी जो कि आज PDM 2.0 या हाइब्रिड प्लस बना रहे हैं, जो कि अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ना सिर्फ वो अपनी लेगेसी हमेशा के लिए दफन कर रहे हैं, मगर मुल्क के एक कसीर तादाद में जो नौजवान हमारा डेमोग्राफिक है उसको मायूस कर रहे हैं, उसको एपैथेटिक कर रहे हैं, उसको डिसइंफ्रेंचाइज कर रहे हैं, डिसग्रंटल्ड कर रहे हैं, डिसल्यूजन कर रहे हैं जमहूरियत से, और यह मुल्क के लिए बहुत खतरा है। लेकिन जो इस वक्त पावर में है, क्या उनका कुछ बाकी है स्टेक पे? उनको लगता तो है कि उनका स्टेक पे है, जो कि वो अपनी नस्लों के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं, और आने वाली नस्लों को भी मेरे ख्याल में इस बात का शायद इदराक नहीं है, और उनको लग रहा है कि इस सियासी जोड़ तोड़ का हिस्सा बन के जो है वो एट द एंड ऑफ द डे पावर पॉलिटिक्स, वो बेशक फ्यूडल स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर हो या चाहे वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट की रिलेशंस की बेसिस के ऊपर हो, वो पावर एंजॉय करते रहेंगे। अगर वो वाकई में वेस्टेड होते और इंटरेस्टेड होते आवाम की गुडविल लेने के अंदर, तो मेरे ख्याल में जो ग्रेस इस वक्त जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब ने शो की है कराची में एक PS की सीट छोड़ के, वो हमें इन सियासी पार्टियों से भी नजर आ रही होती कि पीपल्स पार्टी के और MQM के और नून लीग के रहनुमा आगे आगे कह रहे होते कि भाई ठीक है, हमने इतने इलेक्शन लड़े हैं, पांच बार MNA MP रह चुके हैं, नस्लों से 4 हम लोग MP MNA बन रहे हैं, इस बार आवाम ने वोट नहीं दिया तो क्या होता है? जीत तो आवाम की होनी चाहिए, जमहूरियत तो आवाम की जीत तय करने के लिए होता है, किसी पार्टी की जीत तय करने के लिए थोड़ी होता है। चलिए इसी पॉइंट पर एक वक्फा लेते हैं, तो वक्फे बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब जो हैं वो अब हमारे साथ नहीं हैं, जबरान नासिर साहब हमारे साथ हैं। इससे पहले कि ज़र्रार और शाज़ेब आपसे सवाल करें, मैं आखिरी आपसे सवाल जो है कर रहा हूँ, मुख्तसर जवाब दे दीजिएगा कि एक 5 साल के बच्चे को भी पता है कि फॉर्म 45 में जो तफसीलात दी जाती हैं, अगर वो फॉर्म 47 में नहीं होंगी तो चोरी पकड़ी जाएगी। तो जो एक 5 साल के बच्चे को मालूम है, आपका क्या ख्याल है इलेक्शन कमीशन को नहीं मालूम? नहीं, इलेक्शन कमीशन को तो बिल्कुल मालूम है, मगर आप ही ने एक वीडियो बताई थी कि जिनको मालूम था उनको तो 3 महीने पहले मालूम था कि डब्बे में से क्या निकलेगा। हाँ। ये तो इलेक्शन के पहले ही मैं कहता आया हूँ कि देखें कि ये मश्क होने जा रही है 8 तारीख को, 8 फरवरी को ये इलेक्शन नहीं होने जा रहा। और जिन लोगों ने तय करना था उन्होंने तो एक कमरे में बैठ के तय कर लिया था कि मुल्क की इक्वेशन क्या निकलेगी। मगर जो चीज़ काबिल तहसीन है, जो चीज़ एक हौसला अफजा है, वो ये है कि मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा की तैयारी थी, मगर जिस भरपूर तादाद में अवाम ने निकल के वोट डाला है, एक डिफाइंड वोट डाला है, आपने एक पार्टी को तोड़ने के हवाले से कोई कसर नहीं छोड़ी। उस पर हर तरह के संगीन मुकदमात भी बने, उसकी तमाम तर लीडरशिप हर सतह के ऊपर जेल में भी गई, उनमें से काफ़ी सारे मिलिट्री कोर्ट्स की इज्जत के अंदर भी आए, और आपने पार्टी का सिंबल भी लिया, आपने पार्टी को नहीं। मेरा सवाल ये है कि अगर धांधली करनी है तो 45 और 47 में कंपैरेटिबिलिटी होनी चाहिए ना, ताकि पकड़ाई ना हो। ये क्या हो गया? देखिए, धांधली करनी है तो आप ये भी तो करने को कर सकते हैं। अब मैं बैठ के आपकी तरफ से या तवस्सुस से तरीके तो नहीं बताना चाहता कि हाउ ECP कुड हैव बीन मोर स्मार्टर, और धांधली के लिए वो क्या बेहतर चीज़ें कर सकते थे। तो मेरे ख्याल में अगर उन्होंने अगर उन्होंने इस तरह की कोई चीज़ कर दी है तो ये हमारे लिए अच्छा है कि हम उसको एक्सपोज कर पाए हैं। और मेरे ख्याल में अब कुछ पिछले 1-2 दिन से मेरे ख्याल में ECP को भी इस बात का एहसास हो रहा है, गो कि उन्होंने कराची में 1-2 नशस्तों के ऊपर नोटिफिकेशन निकाल दिया रिटर्न कैंडिडेट्स का, जो एटलीस्ट पब्लिक कर दिया है। हो सकता है और की तैयारी हो, मगर अभी मेरे पास एक ऑर्डर आया है सलमान अकरम राजा साहब के केस के अंदर भी ECP से, कि जहाँ पे अब वो स्टे ऑर्डर्स देना शुरू कर रहे हैं, तो शायद इलेक्शन कमीशन को भी नज़र आ रहा है कि इतनी ब्लैक एंड वाइट धांधली जो है ये गले पड़ जाएगी इनकी, और बाद में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में ये फैसले सस्टेन नहीं हो पाएंगे। तो शायद अब थोड़ा सा कॉशन उनकी तरफ से एक्सरसाइज किया जा रहा है। मतलब कि धांधली करो तो मुनासिब करो। हाँ नहीं यार, ठीक है, पकड़े। बहुत बहुत शुक्रिया जिब्रान ने कहा। अच्छा, अब शाज़ेब, पिक्चर कुछ यूँ बन रही है कि जाहिर है कि मरियम नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब, एटलीस्ट इरादा तो यही है, भतीजी चीफ मिनिस्टर हैं, चचा प्राइम मिनिस्टर हैं, अब्बा उन्हें बाहर से सपोर्ट देंगे और बेटा सब्र करेगा ना। बेटा ये इंफॉर्मेशन ऐसा ही है। और खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंदापुर, तो वहाँ शहद की नहरें बहेंगी। और
एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब जाहिर है कि ये सवाल पूछा जा रहा है कि सर आपको ये अली अमीन गंदापुर क्यों, इसके जवाब में ये बताया जा रहा है कि जी जंगी हालात के ये चीफ मिनिस्टर होंगे, हमारे वॉर टाइम चीफ मिनिस्टर, एटलीस्ट मतलब पीटीआई की तरफ आपको से। पता है ना कि जी। ये 9 मई के केसेस में भी ये काफी ज्यादा इनका नाम आ रहा है, वो भी एक मैसेज है। हाँ, लेकिन मैं आई आल्सो ट्राइंग टू मेक सेंस कि केपी में जो वेव आई है उसमें खान साहब को क्यों अली अमीन गंडापुर जो है, डिस्पाइट जो भी उनके मामलात रहे हैं, उनकी सिलेक्शन क्यों हुई है? आप जरा आप बताओ, ये पीटीआई नहीं देखिए, अब मतलब मैं स्पेकुलेट ही कर सकता हूँ कि एक तो कि शायद उनकी सोच है कि यार एक टफ बंदा चाहिए हमें ताकि वो बाकी सबको लाइन में रखे, हो सकता है। दूसरा ये कि जो पिछला तजर्बा रहा है परवेज खटक साहब का, फिर आपने देखा कि वो बागी हो गए, और जैसे आपने कहा कि इनका नाम 9 मई में भी है और ये उनमें से है जो फिर पीछे नहीं हटे, तो शायद इसमें वैल्यू ज्यादा बज़ाहिर लॉयल्टी को दी गई है। आई डोंट नो, एक सोच ये है। सिंध में यहाँ हमें लग रहा है कि मुराद अली शाही कंटिन्यू करेंगे, ये पहले भी इसमें कोई ज्यादा मेरा ख्याल है कि कोई दो राय थी भी नहीं। बलूचिस्तान से जो नाम सुनने को मिल रहा है वो है सरफराज बुख्ती। अच्छा, बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है, और कल मेरा ख्याल है हमें सैयद अली शाह से बात करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने सही प्रेडिक्ट किया था कि बलूचिस्तान किस पीपल्स पार्टी की को ही मिलेगा, वोट हो या ना हो। तो वहाँ अब एक काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि आपने पहले भी देखा कि बलोच यकजहती काउंसिल वाले, कल सरवर बारी साहब के साथ भी यही बात हो रही थी, वो पहुंचे इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद सिर्फ उस वक्त जाते हैं जब आपको थोड़ी सी उम्मीद हो कि शायद हमारी कोई सुनवाई हो, शायद कुछ किसी किस्म की बात हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी भी हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो हड़तालों की हैं, वो मुजाहिरों की हैं, तो सड़कें ब्लॉक है। अच्छा, और मुझे अजीब हो सकता है लगे आपको ये बात, बलूचिस्तान में इस वक्त जो हंगामा आराई हो रही है ना, वो मुझे बहुत ही पॉजिटिव लग रही है। वो इन मानों में पॉजिटिव है कि जितने भी आप देख लें 2002 के बाद से, अकबर बुगटी की शहादत के बाद से जितने भी इलेक्शन हुए, तो वहाँ आम तौर पे जो वोटरों की अक्सरियत थी वो कहती थी यार कोई आए कोई जाए, क्या फ़र्क पड़ता नहीं, इसलिए कि फेडरेशन से वो बेजार हैं, अब फेडरेशन तो कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन ये जो हंगामा है ये मुझे ये बता रहा है कि वो आखिरी उम्मीद आज भी है। अगर उन्होंने धांधली के ख़िलाफ़, मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ पत्थर उठाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो फेडरल सिस्टम में आज़ादी चाहते हैं, फेडरल सिस्टम के अंदर अब भी। तो उस लिहाज से मुझे ये हंगामा जो है उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। उसके बाद ये उम्मीद की किरण होगी, वो करने को ये भी कह सकते थे यार तुम्हारा पाकिस्तान है, तुम्हारे उम्मीदवार हैं, तुम्हारा इलेक्शन है, हमें उससे क्या। लेकिन अब जो अगर इस तरह से वो गुस्सा करके भी जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। लेकिन पता है वही बात हुई ना कि जिन्होंने कैलकुलेशन की है, हाँ, वो कहते हैं कुछ नहीं होता यार, हमेशा ऐसे ही होता है। हाँ, हम मैनेज कर लेंगे। किसी भी रकबे पे आप सड़कें निकाल दो, ग्राउंड रियलिटी और कह देंगे सर अब तो सड़कें निकल गई, अब तो प्लॉट बिकेंगे। ऐसा ही है ना। तो अब मसला ये है कि अभी पता नहीं कि आपने देखा या नहीं देखा, आज मैं देख रहा था आतिफ मियां ने एक बहुत लंबा थ्रेड किया था ट्विटर पर कि, और मतलब उसमें ना जो एक गम और गुस्सा है उसमें से आप उसको फील कर सकते हैं। इट वाज पैल्पेबल कि जी जिस स्टेज पर आप खड़े हुए हैं ना, आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि जैसे आपके खजाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। हाँ, जैसे कि आपके एक्सपोर्ट्स बूम कर रहे हैं। वो अगर ऐसा हो रहा होता तो आप बिल्कुल एक्सपेरिमेंट कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो ये गेम खेली जा रही है, मेरा नहीं ख्याल कि जो गेम्स खेल भी रहे हैं, या तो वो इतने आइसोलेटेड है, या तो इतने, या उन्होंने अपना पूरा बंदोबस्त कर रखा है, या उन्होंने अपना पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। क्योंकि अभी जो लग रहा है, और शाहजेब भी मैं आपसे भी बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए नून लीग की आप देख रहे हैं एक श्रिंकेज हो रही है, राइट। एक पुरानी पार्टी है पाकिस्तान की, उसकी एक श्रिंकेज हो रही है। कुछ लोग तो इनफैक्ट कह रहे थे कि सर आप हुकूमत ले भी ना, ये एक जहर का प्याला है, इट्स अ पॉइजन चैलेंज, क्योंकि आपसे होगा कुछ नहीं। और नून लीग की क्या मेन क्लेम टू फेम हमेशा रहती है कि जी हम आपको डेवलपमेंट देंगे, हम आपको ये मोटरवे देंगे, हम आपको पावर स्टेशन देंगे। बहुत अच्छी बात है, आपको मोटरवेज भी चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, आपको पावर स्टेशन भी चाहिए। इस वक्त आपके पास वो
फिस्कल स्पेस ही नहीं है कि आप ऐसी चीजें। और पहली दफा नून लीग को मशकूक लेजिटिमेसी मिली है, मशकूक लेजिटिमेसी, पहले नहीं था। हाँ पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसे नहीं था, मशकूक लेजिटिमेसी मिली है। इसीलिए तो अभी शायद एहसन इकबाल और जो बाकी है नून लीग वाले, अभी जैसे पीपीपी ने कहा है ना कि सर देखें लव की बात नहीं हो सकती, हाँ आई थिंक ऑफ यू एज अ फ्रेंड, ठीक है, दोस्ती हम निभा सकते हैं, हाँ जस्ट फ्रेंड्स, वी आर ओनली फ्रेंड्स ना, वो रिलेशनशिप स्टेटस में जो होता है इट्स कॉम्प्लिकेटेड। तो एहसन इकबाल और बाकियों का कहना है कि नहीं जी, अगर आपने फायदे भी लेने हैं तो हमें आपको हमारे साथ हुकूमत में भी बैठना होगा, क्योंकि हम क्यों अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को अकेले अकेले गर्क करें। ये अब एक सिचुएशन बन रही है, लेकिन आप इसको जहां से भी आप इसको नापे, आप इसको जहां से भी काटें, इट इज हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर। और दूसरी बात है कि देखिए हम हमेशा अगेन हर हुकूमत में ये बात होती है, इतने अरब की इन्वेस्टमेंट, ये एमओयू, इस तरह की हालत में कौन करना चाहेगा। अब मैं न्यूयॉर्क टाइम्स और उनको नहीं कोट करना चाह रहा, आपको पता है क्यों, लेकिन जो इंटरनेशनल व्यू है पाकिस्तान के बारे में लाउड है, डाउट है कि भाई आप तो हाँ लाउड है और डाउट भी है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं एक हेडलाइन देख रहा था कि इट इज एब्सोल्युटली बॉन्कर्स इन पाकिस्तान, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, सब आ रहे हैं। तो पॉइंट है कि इस तरह आप नहीं चला सकते, और जो ऊपर से इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं उनको भी तो ये देखना चाहिए कि यार आप कब तक इस तरह चलाते रहोगे। क्या वही ट्राइड एंड फेल्ड फॉर्मूला बार बार अप्लाई हो। अगला आलू आने वाला है ईद के बाद, मार्च में आईएमएफ का ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, अप्रैल में इन्हें नया प्रोग्राम लेना पड़ेगा, जो भी हुकूमत हो, और जितनी इस वक्त कड़ी शराइत हैं उससे ज़्यादा डबल इसलिए लगाई जाएंगी कि वो भी देख रहे होंगे कि यार पैसे तो दे रहे हैं, पता नहीं ये हुकूमत 9 महीने चलती है, 9 साल चलती है, मतलब 9 दिन चलती है, तो वो उसी हिसाब से जिस तरह प्रीमियम में नहीं इजाफा होता, जी रिस्क प्रीमियम, उसी तरह आईएमएफ की शराइत में भी यार बंदे ने तो 10 गाड़ियां कल्टी की हैं, 10 गाड़ियां टोटल की हैं 4 महीनों में और फिर कहता है यार ये मैं BMW खरीद रहा हूं। अब जाहिर है कि जितनी उसकी कीमत है उसकी 3 गुना तो आपको इंश्योरेंस देनी पड़ेगी। बहरहाल अल्लाह रहम करे। कल फिर बात करते हैं। खुदा हाफिज।